नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे रीट जो एसएसटी का आपका पाठ्यक्रम है उसमें यूनिट नंबर 2 का पहला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। तो इससे पहले दोस्तों यूनिट नंबर 1 है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। सारे के सारे जितने भी टॉपिक थे उनके सबके प्रश्न बनाकर मैंने हल करवा दी है। वो आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप देखिए। तो चलिए, मौर्य साम्राज्य पहला आपका टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, श्रीगुप्त, अशोक या घनानंद? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख है वो किस लिपि में लिखे गए हैं? अच्छा प्रश्न है। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी, अरेमाइक, ख्रोष्टी या यूनानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख, और ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है, दिव्य दान के अनुसार अशोक के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जिनका दमन करने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? अच्छा प्रश्न है। दिव्य दान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे जिनका दमन करने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा गया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सुसीम या दशरथ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक को भेजा गया। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, सर्वप्रथम किस अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है? सर्वप्रथम किस अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है? गुजरा और मास्की, टोपरा व मेखला, मानसेहरा व शाहबाजगढ़ी, सारनाथ व सांची? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरा व मास्की। ये ऑप्शन दोस्तों सही नहीं बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार सम्राट अशोक के द्वारा किस नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसाया गया था? कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार सम्राट अशोक के द्वारा किस नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसाया गया था? विपाशा, स्तुति, वितिस्ता या अश्किनी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वितिस्ता। इसको दोस्तों झेलम भी बोलते हैं। अश्किनी चिनाब को बोलते हैं। विपाशा व्यास को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है, हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? महापद्मनंद, दशरथ, घनानंद या नंदराज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदराज था। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेखों में सम्राट अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेखों में सम्राट अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? अशोकवर्धन, प्रियदर्शी, बुद्धशाक्य या सिंहसेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धशाक्य। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो तीसरी, सम्राट अशोक के समय तीसरी, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस्त। और बौद्ध संगीतियों के बारे में दोस्तों मैंने बौद्ध और जैन धर्म पढ़ाया था, तो उसमें चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में बहुत अच्छे से एक चार्ट बनाकर आपको समझाया था।
ट्रिक भी बताई थी, वो आप वहां देख लेना। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण कर भयंकर नरसंहार किया था? सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण कर भयंकर नरसंहार किया था? 7वें वर्ष, 8वें वर्ष, 10वें वर्ष या 13वें वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें वर्ष। 8वें वर्ष कलिंग, जो वर्तमान में दोस्तों उड़ीसा के तटवर्ती भाग में पड़ता है, ठीक है। तो ये कलिंग पर आक्रमण दोस्तों 8वें वर्ष किया था अशोक ने। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? यहाँ दोनों चीज पूछना चाहूँ अगर मैं आपसे दोस्तों कि खोजा किसने था और सबसे पहले पढ़ने की कोशिश किसने की थी? मैक्स मुलर, विंसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप, टिफिन थेलर। तो देखिए दोस्तों, टिफिन थेलर है, इन्होंने तो खोज की थी सबसे पहले सम्राट अशोक के अभिलेखों की, और पढ़ने वाला विद्वान था सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करने वाला जेम्स प्रिंसेप, इसी ने सफलता प्राप्त की। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सम्राट अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज टिफिन थेलर ने 1750 में की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय अर्थशास्त्र था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में करवाया गया। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु महेंद्र व संघमित्रा को भेजा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बे वाला ऑप्शन। ये राजनीति से संबंधित था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। वह जैन भिक्षु कौन थे जिनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गए? ये बौद्ध नहीं है दोस्तों, जैन, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में अकाल पड़ा था तो जैन धर्म है वो ग्रहण कर लिया था और संलेखना पद्धति से अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। संलेखना मतलब उपवास करके। तो स्थूल भद्रबाहु, वसुमित्र या उपगुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु से। चंद्रगिरी की पहाड़ी के ऊपर दोस्तों इन्होंने संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी थी? यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कुणाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न यह है, अशोक के धम्म को किसने राजधर्म की संज्ञा दी थी? अशोक के धम्म को किसने राजधर्म की संज्ञा दी है? जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, फ्लीट महोदय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लीट महोदय। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य वाला कथन आपको देखना है। सम्राट अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में है। चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया था। दशरथ ने नागार्जुनी गुफाएं दान में दी थी। बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था। तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, अशोक था पहला शासक जिसने अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया था। अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का उल्लेख किया है? 5, 7, 8 या 16? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। 7 का किया दोस्तों, बे वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र, इन 7 का उल्लेख किया कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर। राज्य के 7 अंग बताए हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। सम्राट अशोक के साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। निम्न में से कौन सा युग्म प्रांतों व उनकी राजधानी के संबंध में असत्य है?
देखिए इधर प्रांत दे रखे हैं, इधर राजधानी दे रखी है उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग तोसली, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, मध्य देश महिष्मती। तो मध्य देश है इसकी महिष्मती नहीं थी दोस्तों, मध्य देश की पाटलिपुत्र थी। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। बाकी सारी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, दीपवंश के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? भद्रबाहु, उपगुप्त, राधागुप्त या निग्रोध? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपगुप्त ने। बे वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है, यूनानी राजदूत डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? यूनानी राजदूत डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या कुणाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। निम्न में से किसे मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? मेगस्थनीज, डायमेकस, डायोनोसियस या प्लिनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोनिशियस। छह वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न ये है, सारनाथ स्तंभ जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं, इसमें कौन से पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण है? तो चार कौन कौन से पशुओं की आकृति है? तो मैं डायरेक्ट उत्तर बताता हूं, हाथी, अश्व, बैल और सिंह। हाथी, अश्व, बैल और सिंह। बे वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। अर्थशास्त्र में कितने विभागों का उल्लेख किया गया है जिन्हें तीर्थ कहा जाता था? 8, 16, 18 या 21? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न ये है, मौर्य साम्राज्य में न्यायालय के कितने प्रकार थे? मौर्य साम्राज्य में न्यायालय के कितने प्रकार थे? 1, 2, 3 या 4? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। और वो कौन कौन से थे? धर्मस्थलीय और कंटक शोधन। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से पूर्व उनकी योग्यता एवं चरित्र की जांच की जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था? चरित्र परीक्षण, नैतिक परीक्षण, उपदा परीक्षण या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपदा परीक्षण। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है, श्रीलंका के राजा जिसने सम्राट अशोक से प्रभावित होकर कौन सी उपाधि धारण की थी? श्रीलंका के राजा जिसने सम्राट अशोक से प्रभावित होकर कौन सी उपाधि धारण की? प्रियदर्शी, अशोक वर्धन, देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी? तो देवानाम प्रिय। अगला प्रश्न, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, देवानाम प्रिय। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। 26 नंबर, 12 बार की पहाड़ियों में सम्राट अशोक ने आजीविकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनमें से कौन सी नहीं है? दशरथ, सुदामा, चौपारा या विश्व झोंपड़ी? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो सुदामा थी, चौपार थी, विश्व झोंपड़ी थी और एक कर्ण थी, ये नहीं थी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रायसेन, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है, किस अभिलेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध, धम्म और संघ का अभिवादन करता है? भाब्रू शिलालेख में,
ब्रह्मगिरी शिलालेख में, सांची स्तंभ लेख में, सारनाथ अभिलेख में। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा भाब्रू शिलालेख। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी व मानसेरा अभिलेख ख्रोष्टी लिपि में मिले हैं। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। बाराबार की पहाड़ियां उड़ीसा में स्थित है। तो बाराबार की पहाड़ियां है ये बिहार में है, बाकी सारे सही है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न ये, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? इधर प्रचारक है, इधर क्षेत्र है। सोन व उत्तरा, स्वर्ण भूमि पेंगू, महेंद्र व संगमित्रा, सिंहली श्रीलंका, महारक्षित कश्मीर व महिषमंडल, रक्षित वनवासी या उत्तरी कनाडा। तो महारक्षित है, इसको यवन प्रदेश भेजा था। कहाँ भेजा था? यवन प्रदेश। तो नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे रीट 2022 सामाजिक जो आपका सब्जेक्ट है उसमें यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2। पहला टॉपिक अपन ने मौर्य साम्राज्य है वो कंप्लीट कर लिया। आज अपन करेंगे गुप्त साम्राज्य। इससे पहले दोस्तों यूनिट नंबर 1 है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है 6 से 12 वहाँ से ये सारे के सारे प्रश्न है उठाए गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष किसे माना गया है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या कुमारगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स वाला ऑप्शन, श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त है, इसको दोस्तों अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष माना गया है और इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, गुप्त वंश के किस शासक ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? गुप्त वंश के किस शासक ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संबंध स्थापित किया था? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम है दोस्तों, इसने गुप्त संवत भी चलाया था। गुप्त संवत भी चलाया था 319-20 ईस्वी में। तो ये भी आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, देवगुप्त। तो 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त को दोस्तों कवि राज की उपाधि दी गई है। किसकी? कवि राज की उपाधि दी गई है। और इसके अलावा दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिसेन ने। इसमें दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, क्वेश्चन ये है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक को उपहार भेजकर बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक को उपहार भेजकर बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या घटोत्कच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक से मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त की विजय यात्राओं की सफलता के आधार पर किसने उसे भारत का नेपोलियन कहा? समुद्रगुप्त की विजय यात्राओं की सफलता के आधार पर किसने उसे भारत का नेपोलियन कहा? अलेक्जेंडर कनिंघम, फाहियान, विसेंट स्मिथ, फ्लीट महोदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसेंट स्मिथ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा,
क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस शासक ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया? निम्न में से किस शासक ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ये समुद्रगुप्त का बेटा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है, चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता था? देवगुप्त, देवराज, देवश्री या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? निम्न में से किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। क्वेश्चन ये है कि किस गुप्त शासक के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था? किस गुप्त शासक के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी उपाधि दोस्तों विक्रमांक, विक्रमादित्य, प्रभागवत, ये इसकी उपाधियां थी, ये आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में हुणों का प्रथम शासक तोरमान था। महान बौद्ध विद्वान व भिक्षु वसुबंधु को समुद्रगुप्त के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द वाला ऑप्शन। असत्य कथन कौन सा है? द वाला। देखिए दोस्तों, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। किस वंश का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? किस वंश का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या सातवाहन काल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए। गुप्त काल में राजकाज की भाषा कौन सी थी? गुप्त काल में राजकाज की भाषा कौन सी थी? प्राकृत, संस्कृत, अर्धमागधी या सौरसेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। बे वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गुप्तकालीन चित्रकला के अवशेष बाघ की गुफा व अजंता की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। हेनशांग विक्रमशिला विश्वविद्यालय आया था और वहां पर शिक्षा प्राप्त की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 8 महाविद्यालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय थे, रतन सागर, रतन रंजक, रत्नादधि। तो देखिए दोस्तों, ये हेनशांग है, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय नहीं, ये नालंदा विश्वविद्यालय आया था और वहां पर इसने शिक्षा प्राप्त की थी। बाकी सारे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि वराहमिहिर ने किन ग्रंथों की रचना की? वराहमिहिर ने किन ग्रंथों की रचना की? पंचसिद्धांतिका, वृत संहिता, वृत जातक, उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना किसने की? कात्यायनी, शूद्रक, असंग, वाग्भट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाग्भट ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है, फायान के अनुसार गुप्तकालीन साधारण जनता के विनिमय का माध्यम क्या था? फायान के अनुसार गुप्तकालीन साधारण जनता के विनिमय का माध्यम क्या था? कौड़ियां, वस्तुओं का आदान प्रदान, उपरोक्त दोनों या निष्क? तो उपरोक्त दोनों, स वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 भागों में विभाजित था। गुप्त काल में स्त्री शिक्षा का प्रचलन था, वह पर्दा पर था, वहां पर्दा प्रथा नहीं थी। फायान समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। बड़ोच पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फायान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में आया था। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है, गुप्त काल में शासक को जनता द्वारा हर दिन फल फूल सब्जियों के रूप में दिए जाने वाला कर कहलाता था। गुप्त काल में शासक को जनता द्वारा हर दिन फल फूल सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? भाग, भोग, ऊपरी कर या उद्रक? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा भोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन ये है कि फायान ने किस के शासनकाल के लिए लिखा था कि लोग घरों में ताले नहीं लगाते? फायान ने किस शासक के शासनकाल के लिए लिखा था कि लोग घरों में ताले नहीं लगाते? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस रचना में प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास वर्णित है? अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, राजतरंगिणी या मुद्रा राक्षस? तो राजतरंगिणी में दोस्तों कश्मीर का इतिहास वर्णित है। राजतरंगिणी की रचना की थी कलहण ने। किसने? कलहण ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र, अमर सिंह मुद्रा राक्षस, सम्राट हर्ष नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, शूद्रक मर्षकटिकम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असुमेलित ये है। देखिए विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा, बिल्कुल सही है। सम्राट हर्ष ने नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका लिखा। शूद्रक ने मर्षकटिकम लिखा। अमर सिंह ने दोस्तों अमर कोश लिखा था, अमर कोश। मुद्रा राक्षस है ये विशाख दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है, भारत का गणित में सबसे बड़ा योगदान शून्य का आविष्कार है। इसका प्रयोग 5वीं शताब्दी में किसने किया था? अच्छा प्रश्न है ये। भारत का गणित में सबसे बड़ा योगदान है, शून्य का आविष्कार है। इसका प्रयोग 5वीं शताब्दी में किसने किया? विशाखदत्त, आर्यभट्ट, ब्राह्मीर या शपणक? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन ये है कि भारतीयों के गुरुत्वाकर्षण तथा भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के उच्च ज्ञान का उदाहरण किस मंदिर में देखने को मिलता है? जहां 40 फीट ऊंचा तथा 20,000 किलोग्राम का एक प्रस्तर स्तंभ जो बिना सहारे समतल भूमि पर बिना गाड़े हुए खड़ा है। भितरगांव का शिव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, केशव मंदिर कर्नाटक, तंजौर का वर्देश्वर मंदिर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव मंदिर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा।
आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? धन्वंतरी, वराहमिहिर, नागार्जुन या कणाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन्वंतरी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। विश्व का प्रथम सर्जन शल्य चिकित्सक किसे माना जाता है? विश्व का प्रथम सर्जन या शल्य चिकित्सक किसे माना जाता है? कणाद, धन्वंतरी, सुश्रुत या चरक? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुश्रुत। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है कि राजग्रहण, मोक्षानुग्रहण, राजाओं को उनके राज्य लौटा देना, यह एक नीति है दोस्तों, की नीति किसने अपनाई? राजग्रहण, मोक्षानुग्रहण यानी राजाओं को उनका राज्य वापस लौटा देना, जीतने के बाद राज्य वापस लौटा देना, की नीति किसने अपनाई? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी जाति को पराजित किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी जाति को पराजित किया था? शकों को, हुणों को, यवनों को या कुषाणों को? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा शकों को। शकों को पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। हुणों को पराजित किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी जाति को पराजित किया? तो शकों को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। हुणों का उल्लेख किस में हुआ है? हुणों का उल्लेख किस में हुआ है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में, चंद्र के मेहरौली स्तंभ लेख में, स्कंदगुप्त के भित्री अभिलेख में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त के भित्री स्तंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ब्रह्मगुप्त नामक ज्योतिषाचार्य का संबंध भीनमाल से था। गुप्त काल में कुल उपज का 1/8 भाग आदर्श भूमिकर था। देवगढ़ का मंदिर गुप्त स्थापत्य का उदाहरण है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अग्रणी कालिदास थे। तो ये गुप्त काल में कुल उपज का 1/8 नहीं 1/6 आदर्श कर था, बाकी सारे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के मिलते हैं। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कुमारगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बना। तो देखिए दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम शासक स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त था, ठीक है। तो असत्य हो जाएगा स वाला ऑप्शन। तो ये थे। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे सामाजिक अध्ययन रीट 2022 का जो आपका पाठ्यक्रम है, उसमें यूनिट नंबर 2 में अपन ने दोस्तों मौर्य साम्राज्य कर लिया, उसके बाद गुप्त साम्राज्य कर लिया। आज दोस्तों भारत 600 से 1000 ईस्वी ये करेंगे। इसमें जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर बनाए गए हैं। आप इनमें से कितने सही कर पाते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। सम्राट हर्ष किस वंश का शासक था? सम्राट हर्ष किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट, चालुक्य, मौखरी या पुष्यभूति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यभूति। इसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक रहा था। 606 से 647 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न यह है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना सम्राट हर्षवर्धन ने नहीं की थी? निम्न में से किस ग्रंथ की रचना सम्राट हर्षवर्धन ने नहीं की थी? नागानंद, हरिश्चरित, रत्नावली या प्रियदर्शिका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
हर्षचरित। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। हर्षचरित है ये दोस्तों बाण भट्ट की है। किसकी? बाण भट्ट। और दूसरी है दोस्तों बाण भट्ट की कादंबरी। ये दोनों ही आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है सम्राट हर्ष की बहन राज्यश्री के पति देवगुप्त की हत्या किसने की थी? सम्राट हर्ष की बहन राज्यश्री के पति देवगुप्त की हत्या किसने की थी? मालवा शासक देवगुप्त, गौड़ शासक शशांक, वल्लभी शासक देवगुप्त द्वितीय, बड़ौच शासक दिवाकर मित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा का शासक देवगुप्त। मालवा का शासक देवगुप्त। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि सम्राट हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? सम्राट हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? ऐहोल अभिलेख, सारनाथ अभिलेख, एरण अभिलेख या भीतरी अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। अगला प्रश्न थानेश्वर के शासक राज्यवर्धन की हत्या धोखे से किसने की थी? पाल शासक धर्मपाल, गौड़ शासक शशांक, मालवा शासक देवगुप्त, वल्लभी शासक धुरोसेन द्वितीय। तो गौड़ शासक शशांक। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हर्ष ने अपनी बहन की विंध्याचल पर्वतों में खोज बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से की थी। हर्षवर्धन का दक्षिण भारत के पुलकेशिन द्वितीय के साथ गोदावरी नदी के किनारे संघर्ष हुआ था। ऐहोल अभिलेख के रचयिता रवि कृति हैं। हर्षवर्धन या हर्ष काल में पुलिस कर्मियों को चाट व बाट कहा जाता था। तो हर्ष ने अपनी बहन की विंध्याचल पर्वतों में खोज बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से की, बिल्कुल सही है। फिर देखिए हर्षवर्धन का दक्षिण भारत के पुलकेशिन द्वितीय के साथ ये संघर्ष गोदावरी नदी के तट पर नहीं, नर्मदा नदी के तट पर हुआ। ऐहोल अभिलेख के रचयिता रवि कृति है, सही है। हर्ष काल में पुलिस कर्मियों को चाट बाट कहा जाता था, यह भी सही है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि हर्ष के काल में प्रयाग सभा का आयोजन कब किया गया था? प्रतिवर्ष, प्रति 5वें वर्ष, प्रति 10वें वर्ष, प्रति 12वें वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति 5वें वर्ष। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न यह है यात्रियों का राजकुमार व वर्तमान शाक्य मुनि किसकी उपाधि थी? यात्रियों का राजकुमार व वर्तमान शाक्य मुनि किसकी उपाधि थी? फायान, इत्सिंग, हवेनशांग या मेघस्तनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवेनशांग। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रारंभ में वर्धन वंश की राजधानी थी। प्रारंभ में वर्धन वंश की राजधानी थी कनौज, पाटलिपुत्र, वल्लभी या थानेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थानेश्वर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है सम्राट हर्षवर्धन के समय साम्राज्य निम्न में से किस में विभक्त नहीं था? भुक्तियों, विषयों, कोटम या प्रांतों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटम। भुक्तियों, विषयों और प्रांतों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। हर्षवर्धन के समय कौन सा यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय कौन सा यात्री भारत आया था? मेघस्तनीज, हवेनशांग, फायान या इत्सिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवेनशांग। अगला प्रश्न देखिए। कनौज सभा का आयोजन सम्राट हर्ष के काल में कब हुआ? 606 ईस्वी, 627 ईस्वी, 643 ईस्वी या 647 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 643 ईस्वी।
और यह सभा दोस्तों 23 दिन चली थी। कितने दिन? 23 दिन। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है, सम्राट हर्ष ने किस विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गांव दान में दिए? तक्षशिला, नालंदा, कन्हेरी या विक्रमशिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है, हर्ष के काल में संदेश वाहकों को क्या कहा जाता था? हर्ष के काल में संदेश वाहकों को क्या कहा जाता था? कोतवाल, सिंहनाद, कर्णिक या दीर्घध्वज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घध्वज। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से सम्राट हर्षवर्धन के काल में कौन से कर थे? भाग, हिरण्य, बलि या उपरोक्त सभी? तो ये सारे ही थे। हिरण्य भाग है ये भूमि कर था, हिरण्य है ये नगद कर था, बलि है ये अतिरिक्त कर था। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बाणभट्ट द्वारा लिखित ग्रंथ हर्षचरित 8 अध्यायों में विभाजित था। प्रयाग सभा को महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हुण हरिण केसरी हर्षवर्धन को कहा गया। सम्राट हर्षवर्धन ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला कथन है ये असत्य है। हुण हरिण केसरी प्रभाकर वर्धन को कहा गया। किसे? प्रभाकर वर्धन को। हुण हरिण केसरी प्रभाकर वर्धन को कहा गया। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंदेल शासक यशोवर्मन, गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र ने, चौहान शासक विग्रहराज ने, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा चंदेल शासक यशोवर्मन। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है, वह राष्ट्रकूट शासक जिसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया वह कौन था? वह राष्ट्रकूट शासक जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया वह कौन था? राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, चंदेल शासक यशोवर्मन, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न देखिए, ये 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों। अरबी यात्री सुलेमान ने किस राष्ट्रकूट शासक की तुलना विश्व के 4 महान शासकों से की है? दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष, कृष्ण तृतीय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमोघ वर्ष। ये सुलेमान है दोस्तों, ये 851 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रकूट शासक बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक थे। राष्ट्रकूटों के समय वल्लभी और कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। अरबों ने राष्ट्रकूट वंश के शासकों को बलहरा या बलराज कहा है। विल्हण ने विक्रमादित्य के जीवन चरित्र पर आधारित विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ की रचना की। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रकूट शासक है ये वैदिक धर्म को मानते थे, वैदिक धर्म को। ए है ये ऑप्शन असत्य है, बाकी सारे सत्य है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पल्लवों की राजधानी कांची थी, वह ये विद्या का बड़ा केंद्र भी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रसन्न नामक हास्य नाटक की रचना की। महाबलीपुरम के शिव मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। रथ मंदिर का निर्माण चोल कालीन है, यह विशाल चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो
इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, रथ मंदिर है ये पल्लव कालीन है दोस्तों, ना कि चोल कालीन। दे वाला रथ मंदिर है ये पल्लव कालीन है, ना कि चोल कालीन। ये बाकी सारे कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न ये है कि निम्न में से किस राजवंश ने अपने साम्राज्य में राष्ट्र, कोटम तथा ग्रामों में विभाजित किया। निम्न में से किस राजवंश ने अपने साम्राज्य को राष्ट्र, कोटम तथा ग्राम में विभाजित किया। पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश या राष्ट्रकूट राजवंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लवों ने किया था। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। चोल वंश की स्थापना किसने की। चोल वंश की स्थापना किसने की। धर्मपाल, विजय, आदित्य प्रथम या सोमेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजय ने। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि निम्न में से किस चोल शासक ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी। निम्न में से किस चोल शासक ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, आदित्य राज प्रथम, राजेंद्र तृतीय। तो चॉइस का राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, राजेंद्र प्रथम के पास विशाल नौसेना थी जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। राजेंद्र प्रथम ने कई नई राजधानी गंगेकोंड चोलापुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से चोल साम्राज्य 6 भागों में बंटा हुआ था। चोल प्रशासन में सोने के सिक्के को कांकणी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। चोल काल में सोने के सिक्के को दोस्तों कासू कहते थे। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, राज्य, मंडलम, वलनाडु व नाडु किस राजवंश की प्रशासनिक इकाइयां थी। चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, पाल राजवंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल राजवंश। 27 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। 27 नंबर प्रश्न है, चोल साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। चोल साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। चोल शासक शिव धर्मावली थे। चोल स्थापत्य की मुख्य देन मंदिर निर्माण व इन मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली के अंतर्गत हुआ है। चोल साम्राज्य में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था। वह देवदासी प्रथा प्रचलित नहीं थी। राजराज प्रथम का तंजौर शिव मंदिर, राजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो चोल साम्राज्य में दोस्तों स्त्रियां हैं वो संपत्ति की अधिकारी होती थी और दास व देवदासी प्रथा प्रचलित थी। ये असत्य बाकी सत्य है। चोल शासक शिव धर्मावली थे। चोल स्थापत्य की मुख्य देन मंदिर निर्माण व इन मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली के अंतर्गत हुआ है। राजराज प्रथम का तंजौर, जिसे राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, यह द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है। चोल साम्राज्य में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार था दोस्तों। दास व देवदासियां प्रथा प्रचलित थी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। नागभट्ट प्रथम, हरिश्चंद्र, वत्सराज या मिहिर भोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा कथन गुर्जर प्रतिहार वंश के संबंध में असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन गुर्जर प्रतिहार वंश के संबंध में असत्य है। नागभट्ट प्रथम ने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की, परंतु इस वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है।
अरब यात्री सुलेमान नागभट्ट प्रथम के काल में भारत आया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कनौज पर राज्यपाल नामक शासक का शासन था। तो सुलेमान है दोस्तों, ये मिहिर भोज प्रथम के काल में आया था। ये सह वाला है, सत्य हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम ने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। सही है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की, परंतु इस वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। सही है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कनौज पर राज्यपाल नामक शासक का शासन था। सही है। अरबी यात्री सुलेमान नागभट्ट प्रथम के शासनकाल में भारत आया, ये असत्य है। ये जो सुलेमान है ये मिहिर भोज प्रथम के काल में आया था। अगला और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों ये। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रसेन था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जैतन था। कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट राजवंशों के मध्य हुआ, जिसमें राष्ट्रकूट राजवंश की विजय हुई। पाल वंश के समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो इसका क्या हो जाएगा? कनौज व त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश की विजय हुई थी, ना कि राष्ट्रकूट। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे रीट 2022 जो एसएसटी है उसकी यूनिट नंबर 2 है दोस्तों, वो आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें दोस्तों अपन ने मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर दोस्तों, जिसमें 600 से 1000 ईस्वी, और आज दोस्तों 72 भारत यानी बाहरी विश्वों के साथ सांस्कृतिक संबंध, इसके साथ ही आपकी ये यूनिट नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाएगी। पहली यूनिट भी करवा चुका हूँ दोस्तों मैं आपको। इसके बाद दोस्तों तीसरी यूनिट आपकी शुरू होगी। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंबोज स्थित अंगोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कंबोज स्थित अंगोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जयवर्मा सप्तम, सूर्यवर्मा प्रथम, भास्कर वर्मन या सूर्यवर्मन द्वितीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न ये है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर कहाँ स्थित है? स्वर्णद्वीप, जावा, सुमात्रा या ब्रह्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जावा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर कहाँ स्थित है? तो ये जावा में है दोस्तों। ये शैलेंद्र शासकों के द्वारा बनाया गया। शैलेंद्र शासकों के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है कि पेंगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? पेंगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? जावा, सुमात्रा, कंबोडिया या ब्रह्मा? तो ये दोस्तों ब्रह्मा या म्यांमार में स्थित है पेंगन वंश का आनंद मंदिर। अगला, और ये दोस्तों पेंगन वंश का आनंद मंदिर है ये बुद्ध को समर्पित है। किसको? बुद्ध को। बुद्ध को समर्पित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है दोस्तों कि लगभग 65 ईस्वी में चीनी सम्राट मिंगती किन 2 बौद्ध भिक्षुओं को अपने साथ चीन ले गया व उन्होंने वहां बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया? लगभग 65 ईस्वी में चीनी सम्राट मिंगती ने किन 2 बौद्ध भिक्षुओं को अपने साथ ले गया तथा वहां पर उन्हें बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करवाया? धर्मक्षेत्र व कुमारजीवा, कुमारजीवा व धर्मरक्षित, धर्मरत्न व वातंग, आनंद व धर्मरक्षित? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धर्मरत्न व मातंग। धर्मरत्न व मातंग। धर्मरत्न व मातंग ये दोस्तों तांग काल को चीन का बौद्ध काल भी कहा जाता है दोस्तों, और ये तांग काल की घटना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा।
कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। इधर दोस्तों प्राचीन नाम है, इधर आधुनिक नाम है। सिंहली द्वीप मलाया, फुनान कंबोडिया या कंबोज, चंपा वियतनाम, ब्रह्मा म्यांमार। तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सिंहली द्वीप है दोस्तों, ये श्रीलंका का प्राचीन नाम है। और दोस्तों स्वर्ण द्वीप है वो दोस्तों सुमात्रा का प्राचीन नाम। बाकी दोस्तों ये सारे के सारे क्या है, सुमेलित है, ठीक है। तो ये असंगत है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, माइसन व पो नगर के मंदिर कहाँ स्थित है। माइसन व पो नगर के मंदिर कहाँ स्थित है। मलक्का, बोर्नियो, चंपा या जावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंपा। और भद्र वर्मा ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, याद रखना भद्र वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न ये है कि निम्न में से किन बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत पहुंचकर तिब्बत में तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी। निम्न में से किन बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत पहुंचकर तिब्बत में तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी। शांति रक्षित नेपाल, पद्म संभव उद्यान या उपरोक्त दोनों। द है धर्मरक्षित व दिवाकर मित्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। निम्न में से किन दो बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत पहुंचकर तिब्बत में तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी। तो शांति रक्षित और पद्म संभव। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। चंपा की राजभाषा कौन सी थी। चंपा की राजभाषा कौन सी थी। प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी या संस्कृत। तो चंपा की राजभाषा कौन सी थी। तो संस्कृत थी दोस्तों। चंपा से दोस्तों संस्कृत के 100 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने? 100 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं संस्कृत भाषा के। अगला देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न ये है कि लारो जंगरंग के मंदिर कहाँ स्थित है। लारो जंगरंग के मंदिर कहाँ स्थित है। जावा, सुमात्रा, मलाया या चंपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जावा में। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न दोस्तों ये है, जावा में नाटक का लोकप्रिय छाया रूप वयंग कहलाता था। वयंग के कथानक मुख्यतः कहाँ से लिए गए थे। जावा में नाटक का लोकप्रिय छाया रूप वयंग कहलाता था। वयंग के कथानक मुख्यतः कहाँ से लिए गए थे। महाभारत व रामायण, पंचतंत्र व अर्थशास्त्र, मृच्छकटिकम व स्मारांगाण सूत्र, निषधीय चरित व वाणी भूषण। तो ये दोस्तों रामायण और महाभारत से। जावा में नाटक का लोकप्रिय छाया रूप जिसे वयंग कहते हैं, वयंग के कथानक मुख्य से कहाँ से लिए गए। तो महाभारत और रामायण से। अगला प्रश्न देखिए, कंबोडिया में अंगोर थोम नामक वैष्णव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। कंबोडिया में अंगोर थोम नामक वैष्णव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। सूर्यवर्मन प्रथम, भास्कर वर्मन द्वितीय, जयवर्मा सप्तम, भास्कर वर्मा द्वितीय। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयवर्मा सप्तम। जयवर्मा सप्तम। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, कंबोज के किस शासक ने 326 छंदों के अभिलेख की रचना की। कंबोज के किस शासक ने 326 छंदों के अभिलेख की रचना की। यशोवर्मन, आदित्य वर्मन, भास्कर वर्मन या प्रभाकर वर्मन। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा यशोवर्मन। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है, बाहरी देशों के साथ व्यापार को जानने वाले व्यापारी वर्ग के मुखिया क्या कहलाता था।
भारी देशों के साथ व्यापार को जानने वाले व्यापारी वर्ग का मुखिया क्या कहलाता था? श्रेणी, सार्थक, सार्थवाह या मुखिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्थवाह। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न ये है, प्राचीन भारत का सबसे उन्नत उद्योग कौन सा था? प्राचीन भारत का सबसे उन्नत उद्योग कौन सा था? वस्त्र उत्पादन, शिल्प निर्माण, जलयान निर्माण, चमड़ा उद्योग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र उत्पादन। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? सोने का सिक्का निष्क, चांदी का सिक्का धरण, तांबे का सिक्का कांकणी या मास्क या उपरोक्त सभी? तो ये सारे ही सुमेलित है दोस्तों। सोने का सिक्का निष्क कहलाता, चांदी का सिक्का धरण, तांबे का सिक्का कांकणी या मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है कि प्राचीन भारत में व्यावसायिक संगठनों को क्या कहा जाता था? श्रेणी, गण, उपरोक्त दोनों या संस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि प्राचीन भारत में चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों से व्यापार के लिए पूर्व में किस बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था? बड़ौच, ताम्रलिप्ति, मसालिया या भृंगुकच्छ? तो ताम्रलिप्ति। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। चीन से भारत के संबंध का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चीन से भारत के संबंध का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? महाभारत, मनुस्मृति, अभिज्ञान, शाकुंतलम या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी में मिलता है। अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से तिब्बत के किस शासक ने भारत से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? निम्न में से तिब्बत के किस शासक ने भारत से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? मिंगती, सांगपो नेपो, श्रीविजय या कौंडिन्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांगपो नेपो। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। चंपा के माहेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंपा के माहेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए भद्रवर्मा, अनिरुद्ध, जयवर्मा सप्तम या श्रुतवर्मन? तो भद्रवर्मा ने करवाया था माहेश्वर मंदिर का निर्माण। चंपा के माहेश्वर मंदिर का निर्माण भद्रवर्मा ने करवाया। तो ये दोस्तों आपकी यूनिट नंबर है 2, वो कंप्लीट होती है रीट की। फिर दोस्तों शुरू करेंगे अपन यूनिट नंबर 3। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।